हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत मज़ेदार चल रही होगी, है ना। तो नाइन्थ का पोर्शन बच्चा ख़त्म होने वाला है और इसके बाद हम लोग टेंथ पे जाएंगे। टेंथ के मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए थे बट मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया था। मैंने सोचा पहले मैं नाइन्थ ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद फिर अपन टेंथ पे आएंगे, ठीक है। बाकी दबा के मेहनत करना है। स्टडी मटेरियल के लिए इंस्टा पे डीएम करिए, पर्सनली आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप चाहो तो मेरे से लाइव क्लास भी ले सकते हो जूम पे, ठीक है। बट उसके लिए आपको मेरे साथ इंस्टा पे कनेक्ट होना पड़ेगा और फिर अपन सेटिंग वेटिंग कर लेंगे, अपनी चलेगी पढ़ाई। ओके, सो क्या है सर, आज बच्चों हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेव, मोशन एंड साउंड, ठीक है। साउंड भी वेव ही होता है, तो आप साउंड नाम से चैप्टर समझ लो, एनसीईआरटी में साउंड के नाम से दिया हुआ है, ठीक। ओके सर, वेव क्या होता है? सबसे पहले वेव को समझते हैं कि अपन वेव किसको बोलते हैं, क्या है उसका कॉन्सेप्ट, पहले समझो, फिर अपन थ्योरेटिकल पार्ट पे जाएंगे। पहले अच्छे समझते हैं। तो बच्चा, अगर मैं आपसे बोलूं कि जब भी हम लोग वेव की बात करते हो तो अपने मन में बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं कि सर वेव क्या है, क्या है। तो सबसे पहले तो यार, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमें समुद्र की लहरों का थोड़ा सा याद आता है ना, कि सर लहरें ऐसे ऐसे करके बनती हैं। या अपन बचपन में पानी पे ऐसे पत्थर फेंकते थे तो हमें वेव दिखाई देता था। वो डांस का स्टेप याद करो, टुचुक टुचुक वाला, है ना, ऐसे वेव बन के ऐसे जा रहा है, लगता है ना वेव वाला स्टेप, ऐसे करके ससुरे पूरे पैर तक लेके जाते हैं, फिर कभी शरीर को ऐसे करते हैं। जो भी, अब यार देखो, मैं अच्छा डांसर तो हूँ नहीं जो तो मैं डांस के स्टेप करके दिखाऊँ। जिनको आता होगा वो खुद करके भेज देना मुझे इंस्टा पे, मैं देख लूँगा, ठीक है, कि सर मैं अच्छा डांसर हूँ। ओके, तो मैंने क्या कहा बच्चा, वेव, एक मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया, समुद्र वाला दे दिया, नदियों में भी दिखाई देता है ऐसे वेव बनता हुआ, थोड़ा कम दिखाई देता है ना। और अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो याद करो, जैसे वो फिल्मों में चाबुक वगैरह देखा है ऐसे ऐसे करके, तो उसको ऐसे करके वो झटका देते हो तो ऐसे वेव टाइप से बनता है। या मान लो वो आजकल जिम वाला कल्चर बढ़ा है तो उसमें ऐसे रस्सी सी लंबी सी होती है और उसको वो जो जिमर होता है वो ऐसे 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 करके करता है, याद ऐसे ऐसे करता है, जब ऊपर नीचे करता है तो लगता है ऐसे वेव जैसी बन के जा रही है। या आप एक काम कर सकते हो, घर में एक रस्सी लेना, उसको दरवाजे से बांध देना, ठीक है, और रस्सी को बच्चे अपने हाथ पे से पकड़ के ना उसको ऐसे ऐसे करके बार बार अप एंड डाउन सिमेट्रिकली, मतलब रिदम में करना, तो देखना आपको ऐसा लगेगा ऐसे करके वेव बन रहा है। समझ रहे हो? तो ये जितनी भी चीजें थी, ये एग्जांपल थी आपको वेव्स की, कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जूम जूम कर रहा है मतलब वेव बन रहा है, ठीक है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा बारीकी में घुसते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चा, मैं आपको कुछ बात बताता हूँ और आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या है सर, हाँ, बाकी कंप्लेन आ रही थी वॉइस क्वालिटी को लेकर, तो मैं माइक वगैरह मंगा लेता हूँ। अब सोच रहा हूँ 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब माइक आएगा। ये ऐसा नहीं, मैं ऑर्डर कर दिया हूँ, आ जाएगा तो वॉइस क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। पिक्चर क्वालिटी मैंने धीरे धीरे इंप्रूव कर दी है, आई थिंक ये वाली और अच्छी आई होगी मोस्ट प्रॉब्ली पिछले वालों से, ठीक है। ओके, सो अपने एक, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ और उससे हम लोग वेव को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सर ये प्रोपोगेट कैसे करता है वेव। जैसे मैंने कहा बच्चा, आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूँ। मान लो एकदम शांत पानी है, समझ, एकदम शांत, हम सोया हुआ है ना, उसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मुझे भी नींद आ रही है, वैसे 1 बज गया अब, लेकिन लेक्चर तो बनाना है यार। भले कुछ बच्चों का ही प्यार मिल रहा है लेकिन अब बनाएंगे तो बनाएंगे। सुनो, तो मैंने कहा शांत पानी है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि उस शांत पानी में मैंने एक ले लिया एक पत्थर और पत्थर को ऐसे करके मैंने ड्रॉप किया, ठीक है। तो जैसे ही बच्चा ड्रॉप किया, वो पत्थर गया और पत्थर ने जाके पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट किया? डिस्टर्बेंस। एक्चुअल में बच्चा होता क्या है ना, एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है यहाँ पे भी। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे एनर्जी का ट्रांसफर? अब जरा समझो, मैंने जब पत्थर को उठाया, अरे नीचे पड़ा हुआ था यार, मैंने जब उसको उठाया और उठा के जब मैं उसको किसी हाइट पर लेके गया तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई? तो इसकी पोजीशन चेंज हुई है, इसका मतलब कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई। क्लियर है बच्चा? अच्छा सर, बात तो समझ में आई। अब सोचो, जब मैं उसको उठा के ऊपर लेके गया तो उसके अंदर आ गई पोटेंशियल एनर्जी, और जब मैं उसको ऐसे करके छोड़ दूंगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। देखो, पुराना भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ, है ना। तो जब कोई बॉडी मूव करता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? तो ऑब्वियसली उसके अंदर
काइनेटिक एनर्जी होती है। समझ गए? तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगा? काइनेटिक एनर्जी में। अब वो गया और जाके पानी में गिरा छपाक से, है ना। अब बोलोगे सर छपाक से नहीं आता कंकड़ फेंकने पे, अबे बड़ा सा पत्थर फेंकोगे तो आएगा ना छपाक सी आवाज, या तुम गिर जाओगे तो भी आएगी छपाक से आवाज, ठीक है। तो हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे मेरी मैकेनिकल, मैंने जो एनर्जी लगाई, मेरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर मैंने हाथ हटा के नीचे कर लिया था, आराम से बैठ गया। अब क्या हुआ, जो पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके पानी में जाके टकराई। अब जब पानी में जाके वो टकराई बच्चा, तो क्या होगा, अब उसने अपनी एनर्जी किसके दे दी, वो जो पानी में, एक तो ऑब्वियसली बेटा वाटर के अंदर क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके पार्टिकल्स होंगे। अब उन पार्टिकल्स को क्या मिल गया, एनर्जी। क्या मिल गया बच्चा, एनर्जी। अब एक दो तो पार्टिकल्स से होते ना, मैं कह रहा हूँ ये पूरा पानी है, तो पानी किससे बना होगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल से बना होगा। अब हर एक पार्टिकल को जब जहाँ पे वो गिरा और उसने अपनी एनर्जी जब यहाँ के पार्टिकल्स को ट्रांसफर की, तो वो एनर्जी क्या करेगा, वो पार्टिकल, वो जो जिसको वो एनर्जी मिला, वो क्या लेके रख लेगा, नहीं पचा नहीं पाएगा उसको, समझ रहे हो ना। ऐसे नहीं खुद लेके तो निपटा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वो अपनी एनर्जी फिर किसको देता है, बगल वाले को, वो किसको देता है, उसके बगल वाले को, वो किसको देता है, उसके बगल वाले को, वो उसके बगल वाले को। और जब भी ट्रांसफर होता है तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है, और फिर धीरे धीरे करके एनर्जी खत्म हो जाती है, और हमें जहाँ पे एनर्जी खत्म हो जाती है वहां पे हमें वेव दिखाई नहीं देता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसमें जो बच्चा इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि यहाँ पे ना हमेशा ध्यान रखना, वेव में पार्टिकल्स नहीं प्रोपोगेट करते हैं, यहाँ पे प्रोपोगेट एक्चुअल में एनर्जी करता है। जो आपने स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी दी थी ना, वही एनर्जी उन पार्टिकल्स को मिली है। तुम ही हो उसके जन्मदाता, इस केस में मैंने गिराया तो मैं हूं जन्मदाता, ठीक है। समझ गए? तो मेरी ही एनर्जी क्या हुई है, वो वेव्स, मतलब वेव्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चा यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं जिनको एनर्जी मिली है, वो ट्रैवल नहीं करते, वो एनर्जी को ट्रांसफर करते। ये बात एकदम दिमाग में रख लेना। पार्टिकल्स बच्चा कभी प्रोपोगेट नहीं करते हैं, वहां पे एनर्जी प्रोपोगेट करता है, ठीक। तो सर हमें क्यों लगता है कि जैसे पार्टिकल खुद प्रोपोगेट कर रहा है, तो बड़ा सिंपल सा रीजन बच्चा। जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे अगर मान लो मैं डांस का जब स्टेप कर रहा हूँ टूं 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 करके, तो क्या मेरी ये उंगली जब मैंने ऐसे किया, तो क्या ऐसे करते हुए जो वेव तुम्हें थोड़ा सा फील हो रहा है, अच्छा ना स्टेप कर ले रहा हूँ, है ना। तो जो ये स्टेप मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो क्या ये वाली उंगली उठ के ऐसे ऐसे होते 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 इस उंगली में तो नहीं आ गई ना, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। तो सर फिर क्यों लगता है, मैंने कहा बच्चा वो कह रहा अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं वेव मैंने क्या करूँ, ये वाले पोर्शन को मैंने रिदम में मैंने नीचे किया, तो ये वाला ससुरा ऊपर है, फिर इसको नीचे किया तो ये वाला ऊपर है, समझ रहे हो, फिर इसको नीचे किया ये वाला ऊपर हो गया, देख रहे हो, फिर देखो देखो इसको नीचे किया ये ऊपर हो गया, समझ रहे हो, ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने अपने हाथ को एक रिदम में अप एंड डाउन किया, तो यहाँ की जो चीज थी ये तो यही रहेगी, ये तो अपनी जगह पे अप एंड डाउन हो रहा है, टुचुक टुचुक जो भी हो रहा है। लेकिन हमें क्या लग रहा है कि वेव्स चल रही है, जबकि वेव्स नहीं चल रही होती है। पार्टिकल अपने ही पोजीशन पे अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे होते हैं एक रिदम में, तो हमें लगता है कि जैसे वेव चल रही है। समझ गए? पक्का? तो इस तरीके से वेव, जैसे 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 मैंने रस्सी वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है, अपन ने यहां से ऐसे करके मान लो एक रस्सी ऐसे करके बांधी, और अपन जब इसको ऐसे ऐसे करके रिदम में हिला रहे होते तो ऐसे ऐसे वेव बन रहा होता। तो क्या मेरे हाथ से जो रस्सी है वो यहाँ से यहाँ तक थोड़ी पहुंचती है बच्चा, यहाँ पे रस्सी के हर एक पार्टिकल एक सिमेट्रिक तरीके से अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन कर रहे हैं, और हमें लगता है कि यो यो वेव चल रही है। समझ गए? पक्का? तो यहाँ पे बच्चा कौन सी चीज प्रोपोगेट कर रही है, तो आप बोलोगे सर एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है। और हर स्टेप में पानी में मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, वही डिस्टर्बेंस मतलब एनर्जी मिला, और वो पार्टिकल बगल वाले को देता है, उसका बगल वाले को, और हर बार थोड़ी एनर्जी का लॉस होता है। तो वेव स्टार्टिंग में देखते हैं बड़ा सा बनता है, जहाँ पे अपन ने पत्थर ऐसे फेंका है वहां पे एकदम बहुत ज्यादा बनता है, उसके बाद थोड़ा छोटा, थोड़ा और छोटा, थोड़ा और छोटा, फिर खत्म हो जाता है। समझ गए? यहाँ तक चीज एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ है? पक्का? तो वेव क्या है? डिस्टर्बेंस है, और डिस्टर्बेंस की वजह से पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, और वो एक सिस्टमैटिक तरीके से वाइब्रेट करती हैं, तो हमें लगता है कि वेव चल रही है, वेव प्रोपोगेट कर रही है। बट प्रोपोगेट कौन करता है? तो सर वो है एनर्जी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मजा आया? तो थोड़ा थोड़ा सिर्फ समझ में, थोड़ा और बताओ। अब सुनो बच्चा,
अगर मैं वेव्स को समझना, अगर मैं वेव्स को ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम डिस्टिंग्विश करना चाहूं तो बच्चा हम लोग वेव को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। क्या एक बच्चा ऐसा है जिसको मीडियम चाहिए, एक वेव ऐसा है जिसको मीडियम नहीं चाहिए। कौन सा वेव है सर जिसको मीडियम चाहिए? तो जिनको मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया है? उनको हम लोग बोलते हैं बच्चा मैकेनिकल वेव। समझ गए? विच रिक्वायर, जिसको क्या चाहिए, विच रिक्वायर्ड मीडियम टू प्रोपोगेट। समझ गए? जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है बच्चा प्रोपोगेट करने के लिए, उनको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव, या हाँ मैकेनिकल वेव। और दूसरा इसका नाम होता है, वो होता है इलास्टिक वेव। तो आपको अगर एमसीक्यू में मिला तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। जैसे अगर मैं इसमें एग्जांपल ले लूं तो फॉर एग्जांपल बच्चा साउंड वेव वगैरह जो है, ये कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव है। अब आपसे बोलूंगा सर मीडियम से आपका क्या मतलब है? मीडियम मेरे कहने का मतलब बच्चा जिसको प्रोपोगेट करने के लिए या तो एयर मिल जाए, या तो लिक्विड मिल जाए, वाटर मिल जाए, या फिर इसको सॉलिड मिल जाए, या गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब मतलब गैस में भी प्रोपोगेट कर जाए, लिक्विड में भी प्रोपोगेट कर जा रहा है और सॉलिड में भी प्रोपोगेट कर रहा है। मतलब ऐसी वेव जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, दैट वेव इज नोन एज मैकेनिकल वेव, और वी कैन से इट इज अ इलास्टिक वेव। दूसरा होता है बच्चा, दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव, है ना। नॉन मैकेनिकल वेव सर हम लोग किसको कहते हैं? जिसको विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। ठीक है, तो जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रोपोगेट करने के लिए, उसको हम सॉरी बहुत देरी सॉरी मैं इसको कट करने की कोशिश करूंगा। विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। फॉर एग्जाम्पल, और इसको हम लोग दूसरा वेव किस नाम से जानते हैं? तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और किस नाम से जानते हैं हम लोग इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसका दूसरा नाम क्या है बच्चा? इलास्टिक वेव। दिमाग में रखना ये बात को, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरा लिखा हुआ सारा आ रहा है ना? हाँ परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चल, जुकाम कैसे हो गया मुझे अचानक से। अच्छा बच्चा, इसके सर एग्जांपल्स कौन कौन से? जैसे बच्चा रेडियो वेव, है ना, रेडियो वेव हो गए। और अगर मैं इसके एग्जांपल लिखूं तो इंफ्रारेड रे, ठीक है, या फिर तीसरा एक मैं लिख देता हूं विजिबल रे, ठीक है, या विजिबल लाइट भी अपन लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। अचानक से जुकाम हो गया मुझे। ओके, सो सर यहां तक बात समझ में आई। तो सर ये तो समझ में आया कि वेव आप बोल रहे हो, ये बात सही है आपने जो भी बताया, बट इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या कॉन्सेप्ट है? बच्चा इसके बारे में एक्चुअल मैक्सवेल ने उन्होंने बहुत कुछ इसके बारे में पूरी एक बड़ी सी थ्योरी लिख रखी है, तो अभी आपकी उम्र नहीं है कि आप इसको अभी समझो, ठीक है। बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि इसको मीडियम क्यों नहीं चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए। अगर आपसे कोई रीजन पूछ रहा है कि बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, तो उसका रीजन है बच्चा एक्चुअल में ना, आप थोड़े से हायर क्लास में, हायर के 10th क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए। थोड़ा सा बात समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड
रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बनाते हैं। इनको बाहर वालों से कोई लेना देना नहीं है, इनको नहीं फर्क पड़ता कि वो कहाँ है, कौन है, आस में पड़ोस में चाचा मामा दया कोई है कि नहीं है, इनको एक दूसरे से लेना देना है, समझ रहे हो। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जब चलेगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक बनेगा। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे चलता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा टुचुक करके, समझ रहे हो। ये ऐसे ऐसे करके चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 करके चलता, समझ गए। तो इस तरीके की चीज होती है, दोनों एक दूसरे को बना रहे होते हैं, तो ये प्रोपोगेट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे रेडियो वेव है, इंफ्रारेड रे है, या जो अपन विजिबल रे कह रहे हैं ना, जो सन से जो रोशनी आ रही है, ये भी बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपोगेट करने के लिए। आप ही जरा सोचो, जब लाइट हमारे मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, तो यहाँ पे तो मीडियम है, यहाँ पे प्रोपोगेट कर रहा है, बात समझ में आ रही है। तो क्या बच्चे पूरे सोलर सिस्टम में थोड़ी एटमॉस्फेयर है, या चांद पे अगर एटमॉस्फेयर होता तो अपन धरती पे थोड़ी रहते। वैसे जनसंख्या बहुत बढ़ गया, मस्त चांद पे प्लॉट खरीद कर वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं, मस्त एकदम 2-4-10 लाख खर्च होता कर देते, क्या फर्क है, पापी दुनिया से तो बच जाते, चांद पे रहते हैं मस्त एकदम, है ना। चलो आगे देखते हैं, पापी दुनिया अच्छी है। अच्छा, तो मैंने कहा, तो जब वो सन से हमारे तक बच्चा पहुंच रही, तो वैक्यूम नहीं होगा, बहुत जगह एटमॉस्फेयर नहीं है, खाली कुछ नहीं है वहां पे बच्चा। अब कुछ नहीं है तो वहां से कैसे वो प्रोपोगेट करते पहुंच जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कभी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो एक दूसरे को बनाते रहती हैं और प्रोपोगेट करते हुए आगे बढ़ जाती है, समझ गए। तो वो सो आप लोग को मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव दोनों में डिफरेंस भी पता चल गया होगा, और क्या क्या चीजें हैं आपको अच्छे से यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर अपन लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बच्चा हम लोग के पास, यहां आपने कर दिया कि वेव का डिस्टिंग्विश हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मीडियम। सेकेंड है, अगर हम इसको किस बेसिस पे डिवाइड करें, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम हो गया ना। नेक्स्ट आप लोग कर लो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट है, थ्योरीज हैं, क्लियर एक बार होंगे तो फिर कुछ नहीं रह जाता, बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन, अब सुनो बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन में हम लोग इसको दो पार्ट में बांटते हैं। वन इज ट्रांसवर्सल वेव एंड सेकेंड वन इज बच्चा, सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। एक है हमारे पास ट्रांसवर्सल एंड दूसरा है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक। अच्छा सर, ट्रांसवर्सल वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है। ट्रांसवर्सल वेव में बच्चा क्या होता है कि वेव के डायरेक्शन का जो प्रोपोगेशन है एंड पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ऐसे वेव को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल वेव। जैसे जो वेव पानी के अंदर बना था, वो किसका एग्जाम्पल है, तो सर वो ट्रांसवर्सल वेव का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स तो बच्चा अप एंड डाउन ही वाइब्रेट कर रहे हैं, समझ लो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, समझ रहे हो। तो हमें वेव्स कैसे बनते हुए दिखाई दे, कुछ इस तरीके से, समझ लो, अप डाउन ऐसा कुछ। तो वेव्स तो ऐसे बन रही है, मतलब इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, इस तरफ है, बनते हुए ऐसे जाती है ना। बट पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करे बच्चा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड vibration of particle is perpendicular to each other, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मतलब पार्टिकल्स का जो प्रोपोगेशन है वो ऐसे इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे, और डायरेक्शन इस तरफ ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है। तो ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है। एग्जांपल में जैसे अपन लोग क्या करते हैं, स्टोन को जब ऐसे पानी के अंदर छोड़ देते हैं तो होता है क्या बच्चा, वेव्स तो अपन लोग ऐसे दिखती है ना, ऐसे ऐसे प्रोपोगेट करते हुए, बट पार्टिकल्स अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन सिस्टमैटिक वे से वाइब्रेट करते रहते हैं।
दूसरा है बच्चा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। सर लॉन्गिट्यूडनल वेव अपन किसको कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव में बच्चा क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड पार्टिकल वाइब्रेशन both are in same direction। दोनों के दोनों बच्चा एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब क्या रहेगा कि जो पार्टिकल होगा बच्चा ये ऐसे टू एंड फ्रो, आगे पीछे ऐसे करके वाइब्रेट करता है, ऐसे करके, समझ लो, ये ऐसे करके वाइब्रेट करेगा और वेव का जो डायरेक्शन होगी कुछ ऐसा होगा। जैसे एग्जांपल में मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे साउंड वेव, समझ गए? एग्जांपल में कैन टेक साउंड वेव, ठीक है। साउंड वेव में बच्चा क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, और इसको आप लोग नोट कर लो, तो मैं इसको जरा मिटा दूं, ठीक है। चलो पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करो। चलो देखो इसको जरा समझते हैं, इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या कहानी है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखो बच्चा क्या होता है, जैसे जब अपन लोग, वैसे मैं साउंड वेव में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लो। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो आवाज है आगे कैसे बढ़ रही है ना, मैं भी तो एनर्जी लगा रहा हूँ ना, थक रहा हूँ ना, तो मेरी बोली हुई एनर्जी देखो, हवा की ऐसे क्या कह रहे हो सर आप, तो अपन बोल रहे होते तो अपन लोगों को फील होता है ना यहाँ पे कि सर यहाँ पे कुछ है जो हाथों पे से टकरा रहा होता है, तो मेरी एनर्जी भी क्या होता है, मेरे पास क्या है, अगर कोई बंदा, देखो मैं यहाँ पे शक्ल बनाता हूँ किसी की, है ना, अरे यार क्या आर्टिस्ट हूँ, है ना सर, नाक और मुंह तो पता ही नहीं चल रहा कैसा है। चलो ऐसा जब ये बोल रहा होता है बच्चा, है ना, तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, तो सर यहाँ पे तो एयर के पार्टिकल्स ऐसे प्रेजेंट है, समझ लो। तो अगर मैं बात करूँ ये पार्टिकल्स बच्चा क्या होता है, ये ऐसे करके आगे पीछे देखो ऐसे वाइब्रेट करते हैं, अप एंड मतलब ऐसे टू एंड फ्रो। तो होता है क्या, जैसे अगर मैंने यहाँ पे बोला है तो जैसे ही बोलता हूँ तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ के जो पार्टिकल्स है ऐसे करके कंप्रेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, ऐसे करके कंप्रेस, क्या हुए, कंप्रेस। अब जब ये ऐसे करके कंप्रेस हुआ बच्चा, ऐसे कंप्रेस होने के बाद ये इसको जाके ऐसे कंप्रेस किया, अब ये आगे वाले को एनर्जी देगा, समझ लो, ये अपने आगे वाले को एनर्जी देगा, ऐसे ये गया, इसको इसने ऐसे कंप्रेस किया, इसने अपने आगे वाले को एनर्जी दिया, तो यहाँ पे खुला सा पोर्शन बच गया, कुछ ऐसा। इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चा रेयर फ्रैक्शन, जिसकी डेंसिटी होती है कम। अब लेकिन जब ये, अब जरा सोचो, ये ऐसे था सब एकदम सिस्टमैटिक वे से थे, अब ये आगे गया, यहाँ कंप्रेस हुआ, अब कंप्रेस हुआ तो इसको एनर्जी मिल गई, अब इसको एनर्जी मिल गई तो बच्चा ये आगे की तरफ जाएगा, तो यहाँ क्या बन गया, रेयर फ्रैक्शन। इसके नेक्स्ट में देखो ये था, ये ऐसे कंप्रेस हुआ, अब ये कंप्रेस हुआ तो फिर ये आगे से बना, तो यहाँ रेयर फ्रैक्शन हो गया। इसके नेक्स्ट में एक और था, तो ऐसे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन। जैसे ये पार्टिकल मान लो जब आगे की तरफ गया तो कंप्रेस हुआ, अब ये जब इसको जब एनर्जी मिली तो ये वाला पार्टिकल और आगे की तरफ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ कंप्रेशन बना तो आगे में फिर यहाँ पे देखो कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से वेव्स कैसे जा रही है आगे की तरफ, और जो पार्टिकल्स है बच्चे ये टू एंड फ्रो ऐसे करके वाइब्रेट कर रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और आपका पार्टिकल्स का वाइब्रेशन दोनों जब एक ही डायरेक्शन में होता है, दैट वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है? तो यहां तक में कुछ दिक्कत आप लोग को नहीं होगी ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसको नोट कर लो बच्चा। अब वेव के बारे में कुछ और बातें अपन देखते हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स हैं वेव से रिलेटेड, तो उसको अपन लोग थोड़ा कर लेते हैं। एंड मेरा एक सजेशन होगा बच्चा कि अगर आपके पास कोई बुक है ना, तो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट और भी थोड़ी बहुत चीजें हैं, तो आप लोग चाहो तो एक बार बुक को रीड कर लोगे तो आपको वहां से बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। कोशिश क्या करोगे, मतलब मेरे लेक्चर्स देखने से एक फायदा होगा कि आप जब बुक को रीड करोगे ना, तो आपको जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग वाली है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब थोड़े बहुत थ्योरी वाले पार्ट है तो यार थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना तुम्हें भी, है कि नहीं। चलो तो सर यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई, हमें आगे क्या है जरा सुनो। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, और बच्चा ये इंपॉर्टेंट इसलिए ना क्योंकि यहाँ से बनते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा बच्चा, अगर वेव बन रहा है तो अपन डायग्राम कैसे बनाते हैं, टू 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 टू,
सर ये जो आपने डायग्राम बनाया है लॉन्गिट्यूडनल के लिए बनाया है या फिर आपने ट्रांसवर्सल के लिए बनाया है? बेटा दोनों के लिए ऐसे ही डायग्राम बनेगा वेव का, समझ रहे हो? जैसे मैंने अगर ऊपर वाले पार्ट को बोल दिया रेयर फ्रैक्शन, तो नीचे वाला कंप्रेशन हो गया, ऊपर वाला क्या बोलते हैं इसको, सॉरी रेयर फ्रैक्शन, नीचे वाला कंप्रेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल और साथ ही साथ आपका कौन सा ट्रांसवर्सल, दोनों के लिए वेव का डायग्राम ऐसे ही बनाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा सर, जहां तक तो बात समझ में आ गई। आगे क्या? अब सुनो बच्चा कि इसमें कौन कौन से टर्म, अपन 3 चीजें ध्यान देना है। एक फ्रीक्वेंसी, दूसरा वेवलेंथ, और एक और हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, एंड द लास्ट ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और एक लास्ट फोर्थ, दैट इज टाइम पीरियड। ये 4 चीज जो है इसी पे न्यूमेरिकल्स बनेगी। इन 4 को आपको दे देगा, सॉरी इनमें से कोई 3 दे देगा, चौथा आपसे पूछेगा। इसी पे अपन लोग का सारा ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले एक चीज की सर वेवलेंथ हम लोग किसको बोलते हैं, आप समझो। वेवलेंथ एक कंप्लीट वाइब्रेशन, वन कंप्लीट वाइब्रेशन को, ठीक है? तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन जब होता है ना तो एक वेव बनता है। अब बोलोगे सर क्या क्या बोल रहा, मैंने कहा मान लो बच्चा अगर ये पार्टिकल था, इस पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, तो ये मान लो अगर से नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ आया, फिर नीचे गया, फिर मतलब वापस अपनी जगह पे आया, तो इसने एक वेव कंप्लीट कर ली, समझ गए? तो इसको ये इस पोर्शन को बता रहा है। जैसे मान लो मैंने एक पार्टिकल के लिए वेव डायग्राम बनाया है, पार्टिकल के लिए मैंने वेव डायग्राम बनाया, तो जो पार्टिकल बच्चा कैसे कर रहा है, ऊपर मान लो अपनी मीन पोजीशन पे था, अनडिस्टर्ब पोजीशन से, हमने जैसे उसको डिस्टर्ब किया, इसे थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया तो अभी आधा वेव बना, फिर नीचे जाके फिर ऊपर आया तो पूरा वेव बन गया। आप इसको समझो, ऊपर नीचे फिर ऑपोजिट में और फिर वापस अपनी जगह पे मीन पोजीशन पर आ गया, ऐसे, ठीक है? तो ये पार्टिकल का बिहेवियर हम लोग को लॉन्गिट्यूडनल में भी देखने को मिलता है और ट्रांसवर्सल में भी देखने को मिलता है, समझ गए? दिक्कत तो नहीं है? चल, तो सर बात आपकी यहां तक समझ में आ गई। तो अपन इसको, ये जो कंप्लीट वेव है दैट इज नोन एज, इसको हम लोग कहते हैं बच्चा, रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और इसे हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ, ठीक है? पहला चीज क्लियर है, बढ़िया से। अच्छा सर, वेवलेंथ तो समझ में आ गई कि अपन लोग वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा, दिस इज कॉल्ड लैम्डा, ठीक? अच्छा सर, ये बात समझ में आई। अब बाकी भी तो बता दो। अच्छा, बाकी भी देख लो। टाइम पीरियड, ठीक है सर? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड समझो, वेवलेंथ समझ में आ गया, एक कंप्लीट वेव की लेंथ को अपन वेवलेंथ बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? एक कंप्लीट वेव को बनने में जितना टाइम लगता है उसी को अपन टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट वेव, कंप्लीट वेव यानी जो ऑसिलेशन है वो कंप्लीट होना है। पार्टिकल ऐसे करके ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, तो इसने एक कंप्लीट वेव बनाई, समझ गए? तो इस कंप्लीट वेव को बनने में जो टाइम लगता है इसी को अपन क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन टू complete one oscillation is called time period। एक कंप्लीट ऑसिलेशन को बनने में जो टाइम लगता है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? टाइम पीरियड। इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन कैपिटल टी से, ठीक? अच्छा सर, अब क्या बना? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट से बच्चा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करते हैं बच्चा हम लोग? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, अब तो यार स्पेलिंग में मत जाना, है ना? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है? कि एक सेकेंड में कितनी वेव्स बन गई वही क्या कहलाती है? उसकी फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितनी वेव्स बन गई उसको अपन क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पे था, ये ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, ऊपर आया, ये कंप्लीट, अभी मतलब ये एक ऑसिलेशन हुआ। तो एक सेकेंड में कितनी बार, समझ रहे हो? कितनी बार एक सेकेंड में इसने कितना ऑसिलेशन किया, कितनी बार ये ऑसिलेट हुआ, उसी को अपन क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक है? एंड फ्रीक्वेंसी आपको कई बुक में बच्चा ऐसे स्मॉल एन से भी लिख के दिखा देता है। मैं इसको लिखता हूं ऐसे करके, कई बार इसको एफ
मतलब एफ लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, कई बार ये आपको ऐसे दिखाई देगा म्यू के टर्म में, ठीक है, म्यू 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 म्याओ वाला म्यू, ठीक है, म्यू के टर्म में। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है बच्चा 1/t टाइम पीरियड। ज्योमेट्री मैथड से अपन लोगों ने निकाल लिया 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ये होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। क्या होती है, हर्ट्ज, या फिर आपको s-1 इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये दो चीजें आपको फ्रीक्वेंसी पे दिखेगा। नेक्स्ट है बच्चा वेलोसिटी ऑफ वेव। इसको जरा समझते हैं। सर वेलोसिटी ऑफ वेव अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा देखो। वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकाल सकते, मान लो अगर मैं इसको v से प्रेजेंट कर रहा हूं, तो बेटा वेव है तो वेव की वेलोसिटी निकालनी है, तो इसने कितना वेव ने कितना डिस्टेंस चला है वो किसके बराबर होता है, वेवलेंथ के बराबर। तो ये देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा, ये इसका रहा डिस्टेंस, एंड टाइम, एक कंप्लीट वेव को बनने में जो टाइम लगता है उसको अपन टाइम पीरियड बोलते हैं। तो v इज इक्वल टू लैम्डा बाय t। इसको एकदम दिमाग में रख लेना, दिस v रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ वेव, लैम्डा रिप्रेजेंट क्या, वेवलेंथ। ये किस में होगा बच्चा आपका, मीटर में भी हो सकता है, आर्मस्ट्रॉन्ग में भी हो सकता है, बहुत बड़ा में भी, बहुत छोटा में भी। टाइम किस में रहेगा आपका, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ वेव निकल तो गई, समझ गए। अब सुनो, एक और इसका फॉर्मूला बच्चा बनता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो बच्चा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ लैम्डा इनटू म्यू फ्रीक्वेंसी, या फिर आपको लैम्डा इनटू एफ लिखना है, एफ लिख दो, या फिर आप लैम्डा इनटू एन लिखना चाहते हो, जो चाहो वो लिख दो, बस मतलब मत बदल देना, बस समझ गए। तो हमें यहाँ से वो न्यूमेरिकल्स पूछता है, तो हमें ये रिलेशंस एकदम अपनी जुबान पर होना चाहिए। आप बस ऐसे याद रखना ना कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड यहाँ पे कौन है, वेलोसिटी, और वेव जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है लैम्डा, टी हो गया उसका टाइम पीरियड, तो v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। अब आपको कंडीशंस रख के आपसे क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। जैसे चलो अपन कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, छोटे मोटे, अपन थोड़े छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। चलो क्या है सर, क्या है बताइए। जैसे मान लो आपको यहाँ से ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ देगा जैसे कि मान लो एक वेव है, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करिए, ठीक है, वेव की आपको वेलोसिटी निकालनी। अगर आपको लैम्डा मान के चलो 100 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, आपको लैम्डा दे दिया मान लो 100 आर्मस्ट्रॉन्ग, और मान लो उसका जो टाइम पीरियड है वो आपको 2 सेकंड दे दिया। आपसे पूछ दे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी। हो सकता है कि बच्चा आपसे लैम्डा पूछ ले, मतलब इन तीनों से कुछ भी पूछ सकता था, उसकी मर्जी, ठीक। तो सर कैसे निकालेंगे जरा सोचो। तो सर v इज इक्वल टू, बच्चे क्या है देखो, तो लैम्डा बाई टी, तो ये आ गया अपने पास लैम्डा, ये आ गया टी। बेटा आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 100, ये तो 100 है, 10 टू द पावर -10, और टी की जगह पर लोगों ने 2 रख दिया, तो ये कितना आ गया 50, और 2 यहाँ सॉरी ये 50 इंटू 10 टू द पावर -10। आप इसको और अच्छा करना चाहते हो तो आप इसको 5 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर पर सेकंड। समझ गए, नहीं आया बेटा, लैम्डा था ना, इसको मैंने मीटर में कर दिया, टाइम को सेकंड में कर दिया, तो मीटर पर सेकंड में हमारे पास वेलोसिटी किसकी आ गई, वेव की वेलोसिटी आ गई। इसी तरह आपसे फ्रीक्वेंसी दे देगा, मतलब कुल मिला के इसके बाहर के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजा भी आया होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास जो अपन लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे साउंड वेव। तो वेव के बारे में काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, तो साउंड वेव में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक और लेक्चर उसमें साउंड रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ा के, इको पढ़ा के चैप्टर को करेंगे फिनिक्स, जिसमें अपना सोनिक बॉम वगैरह भी है, ठीक है। तो बच्चा मन लगा के पढ़िए, डीएम करिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स की ज़रूरत अगर लग रही होगी तो मांग लेना है, पीडीएफ भी मैं आप लोग को भेज दूंगा, ठीक है। बाकी आप चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ करवाओ ताकि मुझे और मजा आए रिकॉर्ड करने में, है ना। बहुत जल्द बच्चा 10 के लेक्चर्स आपके आने शुरू हो जाएंगे, तो अपना ख्याल रखिए, बड़ों का ख्याल रखिए। जय हिंद।